हाँ बच्चों, अब हम चैप्टर नंबर 7 में आगे बढ़ रहे हैं और अब टॉपिक है एक समान चुंबकीय क्षेत्र में आयताकार लूप पर आरोपित बल एवं बल आघूर्ण। एक आयताकार लूप होता है और एक आयताकार लूप को एक समान चुंबकीय क्षेत्र में रखा जाए तो उस पर कुल परिणामी बल कितना लगेगा और उस परिणामी बल के कारण बल आघूर्ण का मान कितना प्राप्त होगा। आयताकार लूप के लिए मैं एक इस बुक को उठा के आपको एग्जाम्पल समझाना चाहूंगा। समथिंग ये आयताकार ही है, अब चूंकि इसमें मोटाई है तो आयताकार तो नहीं होगी, लेकिन इसको आयताकार लूप मान लें। ठीक है, एक समान चुंबकीय क्षेत्र है ऐसे, इधर से चुंबकीय क्षेत्र आ रहा है, ऐसे फ्लो हो रहा है, इस प्रकार से चुंबकीय क्षेत्र है और इसमें आयताकार लूप पर इसका घूर्णन कराते हैं ऐसे। ठीक है, तो देखो आयताकार लूप का पृष्ठ ये रहा और चुंबकीय क्षेत्र ये रहा। आयताकार लूप पर इसके मध्य में कितने डिग्री का एंगल बन रहा है? 90 डिग्री का। तो इसको कैसे भी रोटेट करेंगे, ऐसे रोटेट कराया। चुंबकीय क्षेत्र इस प्रकार से यूं है ना, इस प्रकार से, तो चुंबकीय क्षेत्र हो गया, लूप का पृष्ठ हो गया। तो अब कितना डिग्री का एंगल बन रहा है ये दोनों के बीच में? वही 90 डिग्री का। तो आयताकार लूप को ऐसे घुमाया जाए तो उस पर कुल बल कितना लगेगा, किस प्रकार से कुल बल का मान ज्ञात करेंगे और उस बल के कारण किस प्रकार से बल आघूर्ण लगेगा। मैं मान के चल रहा हूं, इधर आधे पार्ट पे ले लेते हैं। यह एक आयताकार लूप है, ये क्या बताइएगा? आयताकार लूप जिसकी जो लंबाई है, लंबाई को L मान लें और ये जो चौड़ाई है, चौड़ाई को B मान लें। ठीक है, एक आयताकार लूप है और आयताकार लूप की लंबाई L है और चौड़ाई कितनी है? B। नाम दे देते इसका A B C D। ठीक है, ABCD एक आयताकार लूप है, इसकी लंबाई L और चौड़ाई कितनी B है। इस आयताकार लूप को चुंबकीय ध्रुवों के मध्य में, इधर चुंबकीय क्षेत्र N ले लेते हैं, वो चुंबकीय ध्रुव, और इधर वाला चुंबकीय ध्रुव क्या ले लेते हैं? S। चुंबकीय ध्रुवों के मध्य में स्थित कर दिया जाता है। चुंबकीय ध्रुवों के मध्य में स्थित क्यों करते हैं? क्योंकि बेटा जब ये लूप घूमेगा, जैसे अभी मैंने लिया था, तो लूप के रोटेट होने पर, उसके घूर्णन करने पर, इस प्रकार से घूम रहा है, तो घूर्णन करने पर कोण बनेगा चुंबकीय क्षेत्र और लूप के पृष्ठ के मध्य, तो कोण का मान परिवर्तित हो सकता है। अब कोण परिवर्तित होगा तो वहां ध्रुवता भी बदल जाएगी। क्या बदल जाएगी? ध्रुवता। इसके कारण आयताकार लूप को चुंबकीय ध्रुवों के मध्य में स्थित कर दिया जाता है। L लंबाई और B चौड़ाई का आयताकार लूप है, तो इस लूप में कहीं ना कहीं अक्षीय बनेगा। तो यह मैं मान के चल रहा हूं, इस लूप का क्या बन रहा है? अक्ष। ठीक है, और ये जो लूप है चुंबकीय क्षेत्र, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा कैसी होगी? देखो बेटा ऐसे, इस प्रकार से होगी चुंबकीय क्षेत्र की दिशा N से S की ओर। तो ये जो लूप है ये चुंबकीय क्षेत्र के साथ, ये चुंबकीय क्षेत्र की दिशा हो गई ना, थीटा कोण पर स्थित है। कितने कोण पर स्थित है? थीटा कोण पर। ठीक है, तो लूप में 4 सतहें बन रही हैं। वापस से इसको ले रहा हूं, ये लूप लिया A B C D है ना, तो ये तो इसकी क्या हो गई? लंबाई हो गई, इधर वाला कॉर्नर, इधर वाला कॉर्नर, और ये इसकी क्या हो गई? चौड़ाई हो गई, है ना। तो भैया यह लंबाई की एक सतह हो गई, तो इस लंबाई पर एक जो सतह ले रहा हूं लूप की, वो एक चालक तार की भांति व्यवहार करेगी। उस सतह पर बल लगेगा एक बल, दूसरा यहां इस सतह पर बल लगेगा दूसरा, तीसरा यहां पर बल लगेगा और चौथा यहां पर बल लगेगा। तो पहले क्या करते हैं, हम इन बलों का मान निकाल देते हैं कि जो ये बल लग रहे हैं ये किस प्रकार से लग रहे हैं। तो भाषा अगर लिखनी है तो वो लिख देंगे। चित्र में एक ABCD आयताकार लूप को प्रदर्शित किया गया है। चित्र में ABCD एक आयताकार लूप को प्रदर्शित किया गया है।
जिसकी लंबाई L और चौड़ाई B है। ठीक बेटा, लूप को चुंबकीय क्षेत्र में थीटा कोण पर रखा जाता है। यहां या लूप को दो शक्तिशाली चुंबकीय ध्रुवों के मध्य में रखा जाता है और लूप चुंबकीय क्षेत्र के साथ थीटा कोण पर स्थित हो तो। ठीक है, अब अवस्थाएं आ रही हैं। थीटा कोण पर स्थित है तो भुजा, पहले AB की बात करके चल रहा हूं। AB पर आरोपित बल, भुजा AB पर आरोपित बल, इस बल को जो यहां पर बल लग रहा है इसको मैं F1 नाम दे देता हूं। क्या नाम दे देता हूं? F1। ठीक है, यहां जो बल लग रहा है इस बल को F2 नाम दे देता हूं। यहां जो बल लग रहा है इस बल को F3 नाम दे देते हैं और इस जगह पर जो बल लग रहा है इस बल को F4 नाम दे देते हैं। ठीक बेटा, तो पहले कौन सी भुजा पर लिया? AB भुजा पर। AB भुजा पर आरोपित बल बराबर F, क्या दे रहा हूं? 1। AB भुजा चालक तार के भांति व्यवहार करेगी। किसके भांति व्यवहार करेगी? चालक तार के। और चालक तार पर आरोपित बल का मान धारावाही चालक तार होता, क्योंकि धारा प्रवाहित हो रही है और ध्रुवता यहां पर परिवर्तित हो जाएगी। धारावाही चालक तार पर आरोपित बल का मान F बराबर क्या होता है? ILB साइन थीटा। क्या होता है बेटा? ILB साइन थीटा। अब देखो, I की जगह पर इसमें धारा I प्रवाहित हो रही है, L की जगह पर इसकी लंबाई ली गई है। B यहां पर जो चुंबकीय क्षेत्र है, साइन थीटा क्या है? चुंबकीय क्षेत्र और लंबाई के मध्य का कोण। जैसा आपको भी बताया था, पुनः उसी चीज को ले लेता हूं कि ये कह के चला चुंबकीय क्षेत्र ऐसे फ्लो हो रहा है, इस दिशा में उपस्थित है, जैसे हाथ है। अब ये लंबाई ले ली। अब लंबाई के साथ डायरेक्ट चाहे इसको किसी भी एंगल पर रखा जाए, यहां पर किसी भी एंगल पर रखा जाए, ऐसे रख दो, ऐसे कहीं पे घुमा के, तो कितने डिग्री का कोण बनेगा दोनों के बीच में? ऐसे कोण बन रहा है ना, ये कितने डिग्री का कोण है? 90 डिग्री का कोण है। तो यहां थीटा बराबर कितना डिग्री आ जाता है? 90 डिग्री। तो चूंकि थीटा बराबर क्या हो गया? 90 डिग्री, तो F1 बराबर क्या आ गया? ILB। F1 बराबर क्या हो गया? ILB, है ना बेटा? एक भुजा पर निकाला, ऐसे ही दूसरी भुजा का ले लेते हैं। भुजा दूसरी कौन सी ले लेते हैं बेटा? BC पर आरोपित बल। अब BC पर आरोपित बल को क्या कह के चल रहे हैं? F2। क्या कह के चल रहे हैं बेटा? F2 बराबर, इसका मान क्या है? IL। अब यहां पर इसकी भुजा जो BC ले रहा हूं, इसकी लंबाई L थोड़ी है, क्या है? B। यहां भुजा BC की लंबाई L नहीं है, कितनी है? B है। तो IBB साइन थीटा। क्या हो गया? IBB साइन थीटा। अब देखो, पुनः जैसे अभी समझाया था, थीटा का मान यहां पर भी कितना आएगा? 90 डिग्री। तो F2 बराबर क्या हो जाएगा? IBB। क्यों? एक स्टेप में गायब करके चल रहा हूं, और वो क्या है? साइन थीटा का मान 90 डिग्री है। तो चलो यहां पे ऐसे लिख देता हूं, साइन थीटा बराबर क्या हो जाएगा? साइन 90, और साइन 90 का मान क्या होता है? 1। तो साइन थीटा के स्थान पर क्या लिख दिया जाएगा? 1। ऐसे यहां पर इससे क्या हो गया? साइन थीटा बराबर क्या हो जाएगा? साइन 90, और साइन 90 का मान क्या हो जाएगा? 1। ठीक बेटा? तो इस प्रकार से अपन ने दो भुजाओं पर बल निकाला है। कितनी भुजाओं पर बल निकाल लिया? दो भुजाओं पर, एक तो AB भुजा पर और दूसरा किस पर? BC पर। ऐसे अन्य दो भुजा कौन सी बन रही हैं? CD और DA। इन पर भी निकाल देते हैं। तो CD भुजा पर बल, CD भुजा पर आरोपित बल बराबर, CD भुजा पर आरोपित बल क्या आएगा? देखो, वही क्या नाम दे देते हैं? F3 बराबर I की जगह पर I है, लंबाई कितनी है? L, चुंबकीय क्षेत्र B साइन थीटा। जैसे दो भुजाओं को बताया उसी प्रकार से यहां पर भी कितना डिग्री आएगा? 90 डिग्री का कोण बनेगा। कितने डिग्री का कोण बनेगा? 90 डिग्री का। तो थीटा बराबर, चूंकि थीटा बराबर क्या हो गया? 90 डिग्री, और इससे साइन थीटा का मान क्या हो जाएगा? साइन 90, और साइन 90 का मान क्या होता है? 1। तब अपने पास
F3 बराबर क्या आ गया, ILB। ठीक बेटा, तीसरा निकल गया। इसी प्रकार से किसको निकालना है, 4 नंबर को। तो चौथी भुजा कौन सी बन रही है, DA। DA भुजा पर आरोपित बल, इसको क्या कह देते हैं, F4। अब इसमें क्या रहेगी, लंबाई की जगह क्या हो जाएगा, स्मॉल b, IBB साइन थीटा, है ना। चूंकि वही थीटा का मान कितना रहेगा, 90 डिग्री, जिससे साइन थीटा का मान क्या हो जाएगा, साइन 90, और साइन 90 का मान क्या होता है, 1। ठीक बेटा, तो अपने पास अब F4 बराबर क्या आ गया, ILB। ठीक है, पहली भुजा पर निकाल लिया F1 पर, F1 का मान, दूसरी भुजा पर निकाल लिया, तीसरी भुजा पर निकाल लिया, और चौथी भुजा पर निकाल लिया। चारों भुजाओं पर आरोपित बल के मान को निकाल चुके हैं। अब यहां देखो, जो AB भुजा पर बल है उसकी दिशा कहां है, इधर, है ना। यानी F1 कहां लग रहा है, RHS पार्ट में, इस साइड में लग रहा है ना। CD भुजा पर जो बल है उसकी दिशा कहां है, इधर, ये कहां लग रहा है, LHS पार्ट में। BC भुजा पर जो बल है वो कहां लग रहा है, ऊपर की तरफ, और DA भुजा पर बल कहां लग रहा है, नीचे की तरफ। तो कहने का तात्पर्य क्या हो गया, F1 और F3 तथा F2 और F4 परिमाण में समान है। F1 क्या है, ILB, F3 क्या है, ILB, F2 क्या है, IBB, F4 क्या है, IBB। इसमें सॉरी गलत, L गलत लिख गया, IBB। परिमाण में समान है, और परिमाण में समान होने के साथ साथ दिशा में कैसे हैं, विपरीत। तो एक दूसरे के प्रभाव को क्या कर देंगे, निरस्त कर देंगे, और परिणामी बल का मान क्या प्राप्त होगा, 0। ठीक है, तो इसको यहां लिख देता हूं। यहां बल F1 तथा F3 और F2 तथा F4 परिमाण में समान और दिशा में विपरीत होने के कारण, परिमाण में समान और दिशा में विपरीत होने के कारण परिणामी बल का मान शून्य प्राप्त होता है। तब F1 प्लस F2 प्लस F3 प्लस F4 बराबर क्या हो जाएगा, 0। ठीक है बेटा, यानी कि सभी बलों का योगफल क्या प्राप्त हो गया, 0 प्राप्त हो गया। जो आयताकार लूप पर कुल बल लग रहा है, आयताकार लूप पर क्या लग रहा है, कुल बल, इस कुल बल का मान क्या प्राप्त हो गया, 0 प्राप्त हो जाता है। कुल बल का मान क्या प्राप्त हो जाता है, 0 प्राप्त हो जाता है। ठीक है बेटा, ठीक है बेटा। अब अपने को क्या निकालना है, बलाघूर्ण। अगर क्वेश्चन यहां तक का आता है, समरूप चुंबकीय क्षेत्र में आयताकार लूप पर आरोपित बल का मान ज्ञात कीजिए, तो यहीं तक है। इसी में आगे जोड़ दे, समरूप चुंबकीय क्षेत्र में आयताकार लूप पर आरोपित बल आघूर्ण का मान ज्ञात कीजिए, तो आगे करना पड़ेगा, है ना। अब देखो यहां पर भाषा लिखनी पड़ेगी, फिर क्या लिखनी पड़ेगी, भाषा। भाषा क्या है वो समझो। देखो जो F1 बल है ना, ये इधर है, F2 बल इधर है, यानी एक तो राइट हैंड साइड में लग रहा है और एक कहां लग रहा है, लेफ्ट हैंड साइड में। एक तो बाईं ओर लग रहा है और एक कहां लग रहा है, दाईं ओर। ये बल तो दोनों अलग अलग दिशाओं में हैं, विपरीत दिशाओं में हैं,
लेकिन यहां एक समस्या है। समस्या क्या है कि दोनों की क्रिया रेखाएं अलग अलग हैं। भाई एक दूसरे के साथ एक बल तो यहां कार्य कर रहा है, यह कोई तार है, और इस पर दूसरा बल यहां कार्य कर रहा है। तो ये दोनों बल मान में समान है, परिमाण में समान है, दिशा में विपरीत है। तो उत्तर तो 0 हो जाएगा, बल का मान तो 0 हो जाएगा। लेकिन यदि ये अलग अलग क्रिया रेखाओं पर हुए तो क्या होगा, ये जो तार ले रहे हैं या छड़ ले रहे हैं या कोई वस्तु ले रहे हैं, इसको घुमाने का प्रयास करेगा। क्या करेंगे, दोनों बल इसको घुमाने का प्रयास करेंगे, और घुमाने का प्रयास करेंगे यानी कि घूर्णन करेंगे। और घूर्णन में आरोपित बल को क्या कहते हैं, बल आघूर्ण। क्या कहते हैं बेटा, बल आघूर्ण। तो इन दोनों बलों के कारण F1 और F3 के कारण क्या कार्य करता है, बल आघूर्ण कार्य करेगा। क्या कार्य करेगा, बल आघूर्ण। अब देखो F2 और F4 पे, F2 कहां है, अक्ष के साथ ऊपर, और F4 कहां है, अक्ष के साथ नीचे। परिमाण तो समान है और दिशा कैसी है, विपरीत। तो परिमाण समान और दिशा विपरीत होने के कारण डायरेक्ट ही क्या हो जाएंगे, ये 0 हो जाएंगे। डायरेक्ट ही क्या हो जाएंगे, 0 हो जाएंगे। ठीक है बेटा। तो इस प्रकार से यहां भाषा लिखनी पड़ेगी ना इसकी। तो भाषा क्या लिखेंगे, यहां या पहले एक छोटा सा हेडिंग सा डाल देंगे इसी में, बल आघूर्ण की गणना के लिए। इसी में हेडिंग डल जाएगा, क्या डल जाएगा, बल आघूर्ण की गणना। अब इसमें लाइन लिखनी पड़ेगी, यहां पर क्या लिखनी पड़ेगी, पंक्तियां लिखनी पड़ेंगी। और बल आघूर्ण की गणना में क्या लिखना है, ये लाइन लिखनी पड़ेगी बेटा। यहां F1 F3 के, F1 किसके, F3 के परिमाण में समान और दिशा में विपरीत होने के साथ साथ अलग अलग क्रिया रेखा पर कार्य करता है। यहां F1 और F3 परिमाण में समान और दिशा में विपरीत होने के साथ साथ अलग अलग क्रिया रेखा पर कार्य करते हैं, जिसके कारण एक बल युग्म का निर्माण होता है। और इस बल युग्म को क्या कहते हैं बेटा, बल आघूर्ण कहते हैं। तथा F2 और F4 ऊपर नीचे है ना, एक अक्ष के ऊपर है और एक अक्ष के कहां है, नीचे। F2 और F4 परिमाण में समान और दिशा में विपरीत होने के साथ साथ समान क्रिया रेखा पर होते हैं, जिसके कारण एक दूसरे को निरस्त कर देते हैं। तो कुल मिलाके यहां पे भाषा क्या लिखनी है, यहां F2 और F4 एक दूसरे को निरस्त कर देते हैं तथा F1 और F3 अलग अलग क्रिया रेखाओं पर कार्य करने के कारण एक बल युग्म का निर्माण करते हैं, जिसे बल आघूर्ण कहते हैं। तब आरोपित बल आघूर्ण का मान। तो बल आघूर्ण का सूत्र अपन कक्षा 11 में पढ़ के आए खूब अच्छे से। क्या होता है बेटा, बल गुणा लंबवत दूरी। क्या होता है, बल गुणा लंबवत दूरी। यह किसका मान होता है, बल आघूर्ण का मान। बल आघूर्ण को किससे प्रदर्शित करते हैं, टाउ से। ठीक है, बल को क्या कह देता हूं मैं, F। अब लंबवत दूरी लेनी है तो कौन है सामने वाली भुजा, क्या हो गई, लंब। तो यहां से क्या डाल देता हूं, लंब। इसको मैं E कह देता हूं। क्या कह देते हैं बेटा, E। तो AE क्या हो गया, लंब। AE क्या हो गया, लंब। तो F बल हो गया, इनटू में लंबवत दूरी क्या बन रही है, AE। लंबवत दूरी क्या बन रही है, AE। इसको कह देता हूं इक्वेशन नंबर 1। बल आघूर्ण का मान निकालना है तो F का मान निकालना पड़ेगा और किसका निकालना पड़ेगा, AE का मान, यानी कि लंबवत दूरी का मान। ठीक है। तो बल, आरोपित बल का मान लिखो पहले। तो आरोपित बल का मान, आरोपित बल का मान अपन F1 लिख दें या F3 लिख दें या इसको क्या लिख दें, F। F1 और F3 का मान बराबर है ना, जिनके कारण बल आघूर्ण उत्पन्न हो रहा है। भाई F2 और F4 के कारण बल आघूर्ण नहीं आ रहा, बल आघूर्ण किसके कारण आ रहा है, F1 और F3 के कारण। और जब F1 और F3 के कारण आ रहा है
तो इन दोनों में से एक बल लेना पड़ेगा। तो हम कौन सा बल लें? दोनों के मान समान है, तो हमने क्या किया, F1 बराबर F3 बराबर F, चाहे F1 का मान लिख दो चाहे F2 का मान लिख दो, और इनका मान क्या आ रहा है बेटा, ILB। इसको इक्वेशन नंबर क्या कह देते हैं, 2। बल का मान आ गया। अब लंबवत दूरी निकालनी कौन सी है, AE। तो त्रिभुज कैसे बन रहा है बेटा, यहां पे बना देता हूं, देखो त्रिभुज ऐसे बन रहा है, ये नीचे का पी लाइन हो गया, उल्टा बन गया थे इस प्रकार से। ये A है और ये क्या है बिंदु D, और ये क्या है E, ये क्या है थीटा। सामने वाली भुजा क्या हो गई, लंब, ये क्या हो गया कर्ण, और ये क्या हो गया आधार। यानी कि जो DE है ये तो क्या बन गया यहां पे आधार, DA है ये क्या बन गया कर्ण, और AE क्या बन गया लंब। तो त्रिभुज कौन सा काम में ले लेते हैं, ADE में। त्रिभुज ADE में, त्रिभुज ADE में किसका मान निकालना है, लंब का, और पता किसका मान है, कर्ण का। इसका मान B है ना, पता किसका है, कर्ण का, निकालना किसका है, लंब का। लंब में और कर्ण में कौन सा संबंध होता है बेटा, साइन थीटा। तो साइन थीटा बराबर क्या हो गया, लंब बटे कर्ण। लंब क्या बन रहा है यहां पे AE, और कर्ण क्या बन रहा है यहां पे बेटा AD, है ना। और AE का मान तो निकालना है, और बटे AD का मान क्या है B। AD का मान कितना दे रखा है B। तो AE बराबर क्या आ गया, AE बराबर देखो क्या आ गया, B साइन थीटा। इक्वेशन नंबर क्या कह देते हैं, 3। यानी कि अपने को बल आघूर्ण का मान निकालना था। किसका मान निकालना था बेटा, बल आघूर्ण का। बल आघूर्ण का मान निकालने के लिए बल का मान लेना था और लंबवत दूरी का मान लेना था, दोनों मान निकाल लिए। अब समीकरण 1 में क्या कर देते हैं, मान रख देते हैं। समीकरण 1 में मान रखने पर, समीकरण 1 में मान रखने पर, तो मान रखते देखो टाउ बराबर क्या आ गया, F का मान क्या आ रहा है ILB, है ना, और इसका मान क्या आ रहा है B साइन थीटा। अब देखो इसको मैं थोड़ा सा मेरे हिसाब से लिख देता हूं, I, है ना, और मैं L इंटू स्मॉल b, इसको एक साथ लिख देता हूं। I L इंटू स्मॉल b एक साथ लिख देता हूं। क्यों, L तो क्या है आयताकार लूप की लंबाई, और स्मॉल b क्या है आयताकार लूप की चौड़ाई। तो लंबाई गुणा चौड़ाई क्या हो गया, आयताकार लूप का क्षेत्रफल, है ना बेटा। इनटू में क्या हो गया, b साइन थीटा। तो ये टाउ का मान है, चूंकि a बराबर क्या हो गया L गुणा b, तो टाउ बराबर क्या हो गया I A B साइन थीटा। टाउ बराबर क्या हो गया I A B साइन थीटा। ठीक है, जो ए लिया है, एक इसके स्थान पे लिखा गया अपन ने आयताकार लूप का क्षेत्रफल, चाहे तो यहां लिख भी दो, चलो अच्छा रहेगा। और भी लूप का क्षेत्रफल, लूप का क्षेत्रफल बराबर क्या हो गया लंबाई, और गुणा में क्या हो गया चौड़ाई। तो ए बराबर क्या हो गया L गुणा B, ठीक बेटा। तब टाउ बराबर क्या हो गया I A B साइन थीटा। अब एक बात और है, ये जो धारा प्रवाहित हो रही है कोई जरूरी थोड़ी है कि चक्कर दे, ये n चक्कर लगा सकती है। कितने चक्कर लगा सकती है, n। तो लूप में फेरों की संख्या या लूप में प्रवाहित धारा के चक्करों की संख्या n हो, तो लूप में n फेरे हों, जो लिख देता हूं, लूप में फेरों की संख्या, वैसे सबको याद होगा फेरों की संख्या कितनी होती है, फेरों की संख्या कितनी हो n हो, तो टाउ की जगह टाउ डैश, भाई एक लूप का या एक फेरे का मान तो ये आ रहा है, n फेरों का मान बदल जाएगा ना भाई। एक फेरे में मान प्राप्त हुआ 5, तो 10 फेरों में कितना मान प्राप्त होगा 50 आएगा, गुणा हो जाएगा। तो 5 से
50 हो गया, मान बदल गया ना, तो इसको अपन टाउ डैश लिख देते हैं, बराबर ये क्या हो गया, NIAB साइन थीटा। ठीक बेटा, NIAB साइन थीटा। अब इसमें थोड़ा सा और रहेगा, थोड़ा सा ही मान परिवर्तित और लिया जाएगा, और यह मान किस प्रकार से आएगा और क्या परिवर्तन के द्वारा आएगा, इसको यहां देखते हैं। क्या है बेटा इसमें कि यदि जो आयताकार लूप है, अभी तो इस लूप को चुंबकीय क्षेत्र के साथ थीटा कोण पर रखा गया, तो मान ये प्राप्त हो गया। अब कहूं यदि लूप का तल चुंबकीय क्षेत्र के साथ किसी विशेष कोण पर हो, तो लाइन लिख देता हूं, आयताकार लूप का तल चुंबकीय क्षेत्र के साथ थीटा कोण, तो अपन ने ले लिया पहले, अल्फा कोण पर स्थित है। यदि आयताकार लूप का तल चुंबकीय क्षेत्र के साथ अल्फा कोण पर है। कितने कोण पर है, अल्फा कोण पर। तो देखो क्या हो जाएगा, ये तो इसका पृष्ठ हो गया, यह अपन ने ले लिया इसका क्षेत्रफल, ये जो कोण है ये कितना है, थीटा, और ये कोण कितना है, अल्फा। ऊपर वाला थीटा लिख दो, नीचे वाला अल्फा लिख दो, एक बात है। तो इस अवस्था में अल्फा प्लस थीटा बराबर क्या हो गया, 90 डिग्री, और थीटा बराबर क्या हो गया, 90 माइनस अल्फा। तब जो ये साइन थीटा है ये क्या हो जाएगा, कॉस, या साइन थीटा ये क्या हो जाएगा, साइन, इधर थोड़ा सा पीछे लिखता हूं, साइन थीटा बराबर साइन 90 माइनस अल्फा, और ये क्या हो गया, कॉस अल्फा, है ना। तो इस अवस्था में जो टाउ डैश है वो क्या हो जाएगा, NIAB कॉस अल्फा। ठीक बेटा, तो इस प्रकार से चुंबकीय क्षेत्र का मान आता है, और इसमें एक लाइन और लिख सकता हूं, वो यहीं से आ जाएगी, इसी से, कि जो टाउ डैश आ रहा है इसको मैं लिख सकता हूं MB साइन थीटा, है ना। जहां जो M है इसको क्या कहते हैं, NIA। NIA क्या है, M, और उसको पहले बता चुका हूं, जहां छोटे आयताकार लूप की तुलना करवाई थी, किस जगह पे, छोटे आयताकार लूप की तुलना करवाई थी किससे, कुंडली के चुंबकीय क्षेत्र से, चुंबकीय क्षेत्र से, तो NIA बराबर M लिखा था, और ये चुंबकीय आघूर्ण होता है। क्या होता है बेटा, चुंबकीय आघूर्ण। पूरे टॉपिक को दोबारा से रिपीट करो, भाषा लिखनी पड़े इस टॉपिक में, आपके सामने है, स्क्रीनशॉट लेना चाहें या उतारना चाहें तो पॉज करके उतार सकते हैं। अब कैसे लिखना है भाषा में, सबसे पहले माना L लंबाई और B चौड़ाई का एक आयताकार लूप ABCD है। L लंबाई लिए और B चौड़ाई लिए, जिसका एक आयताकार लूप है, उसका नाम क्या दे दिया, ABCD। लूप को समरूप चुंबकीय क्षेत्र B में थीटा कोण पर रखा जाता है। चुंबकीय क्षेत्र के लिए दो शक्तिशाली चुंबकीय ध्रुव काम में लिए जाते हैं। ठीक बेटा, तब पहली भुजा AB भुजा पर आरोपित बल आयताकार, सॉरी, धारावाही चालक तार की भांति व्यवहार करेगी भुजा। आरोपित बल क्या होता है, ILB साइन थीटा। और आपको बताया कि जैसे ये लूप लिया, ये लूप है, चुंबकीय क्षेत्र ऐसे हो इस दिशा में, और लूप ऐसे घूर्णन कर रहा हो, तो इस अवस्था में क्या होगा, ऐसे कितना डिग्री एंगल बन रहा है प्रत्येक जगह में, 90 डिग्री, है ना। तो 90 डिग्री का कोण हुआ, 90 डिग्री के साथ साइन 90 का मान 1 हो गया, IL भी हो गया। दूसरी भुजा पे लेंगे तो IL की जगह क्या हो जाएगा, B हो जाएगा। पहली भुजा, दूसरी भुजा, तीसरी भुजा, चौथी भुजा पे आ गया। इन भुजाओं पर आरोपित बल आमने सामने वाली भुजाओं में परिमाण में समान और दिशा में कैसे विपरीत, तो कुल बल क्या हो जाएगा, 0। केवल बल के लिए आता तो यहीं तक करना है, बल आघूर्ण के लिए आ गया तो क्या रहेगा,
बल आघूर्ण के लिए आ गया तो यहां हेडिंग से डाल देते, बल आघूर्ण का फिर लिखना पड़ेगा। यहां F2 और F4 परिमाण में समान और दिशा में विपरीत होने के कारण एक दूसरे को निरस्त कर देंगे। यहां बल F2 और बल F4 परिमाण में समान और दिशा में विपरीत होने के कारण एक दूसरे को निरस्त कर देंगे, है ना। तथा बल F1 और F3 परिमाण में समान और दिशा में विपरीत होने के साथ साथ अलग अलग क्रिया रेखाओं के कारण एक बल आघूर्ण का निर्माण करेंगे, है ना। तब बल आघूर्ण बराबर बल गुणा लंब दूरी, बल का मान ले लिया F, लंब दूरी को क्या लिख दिया, लंब डाल के AE, दोनों मान निकाल दिया, F का मान निकाल दिया, AE का मान निकाल दिया, है ना। मान रखे क्षेत्रफल के रूप में लिख दिया, n फेरे के ले लिया यहां तक, तो मान तो ये रहेगा। लेकिन अगर किसी विशेष क्वेश्चन में यह कह दे कि भाई अपने पास जो कोण है वो आयताकार लूप का नहीं, लूप के तल का है, तो अल्फा प्लस थीटा 90 डिग्री हो जाएगा। तो इस प्रकार से यहां पर साइन ना आकर के क्या हो जाएगा, कॉस। ये जो NIA लिखा है चुंबकीय आघूर्ण की भांति कार्य करता है। NIA किसके भांति कार्य करता है, चुंबकीय आघूर्ण के भांति, ठीक बेटा। और कोई भी बच्चा वीडियोस को देख रहा हो, वो अगर मेरे व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ना चाहता है तो इस नंबर पर मैसेज कर सकता है। ठीक बेटा, चाहे वो हमारे विद्यालय में पढ़ रहा बच्चा हो या विद्यालय में नहीं पढ़ रहा हो, तो कोई अंतर नहीं है, कोई परिवर्तन उसमें नहीं है। ठीक बेटा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, जिससे, और एक बात और, जैसे कुछ बच्चे बाद में जुड़ पाए और उन्होंने नहीं पता कैसे करा है, तो आप ऐसा करो, चैनल सब्सक्राइब कर लेंगे ना और चैनल को ओपन करेंगे तो शायद तीसरा ऑप्शन आता है, एक तो जनरल होता है, वीडियोज होता है, एक तीसरा आएगा उसमें प्लेलिस्ट। प्लेलिस्ट पर उंगली रखेंगे तो वहां चैप्टर वाइज आपको मिल जाएंगे, चैप्टर वाइज, और टॉपिक भी सिक्वेंसली मिलेंगे, 1 2 3 4 5 6 ऐसे सीक्वेंस में, तो आप वहां से भी पढ़ सकते हो। ठीक बेटा, आज के लिए इतना ही काफी है।